सो हमारे यहाँ पे these were the basic money market instruments. I hope those were pretty much clear. अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट पे, तो उसका ऑपोजिट हो जाता है. सी द कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट वेयर new securities are issued and secondary market where existing securities are trading among the इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट. यहाँ पे उसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट. तो पहली बात क्या है, जब भी कोई नई सिक्योरिटी इशू होती है वो प्राइमरी मार्केट में आती है, और जब वो सिक्योरिटी ट्रेड करने लग जाती है किस पे, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाती है. ठीक है. द प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. Issuers such as corporations, government raise capital by issuing stocks and bonds to investors. Investor purchase the security directly from the issuer. आपने एग्जाम्पल सुना होगा initial public offer IPOs का. So there is a crazy amount of IPOs that have been coming in the last year. आपने the recent one being the Tata IPO, right? तो उसका क्या मतलब है, see these आर द स्टॉक जो आप कंपनी लेके आ रही टू रेज फाइनेंस, तो आपको ओनरशिप मिलेगी. जब आप फाइनेंस रेज करते हो तो एज कंपनी दैट दे गेट देयर ओनरशिप, दे गेट देयर फंड्स. तो उस फंड्स को यूज करके आप क्या करते हो, आप अपने फंड्स उनको दे रहे हो कंपनी को, कंपनी आपको शेयर दे रही है, ओनरशिप दे रही है. तो ये इशू कहाँ करे जाते हैं, प्राइमरी मार्केट में, फर्स्ट टाइम फर्स्ट बायर्स के लिए. सो वंस यू आर अलॉटेड एन आईपीओ, अब क्या होता है आईपीओ में भी देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन केस, मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं. लेट्स सपोज अ कंपनी वांट्स टू रेज 10,000 करोड़ रुपीज, बट द एप्लीकेशंस कम फॉर लेट्स सपोज 1 लाख करोड़. ठीक है. तो अब इसमें क्या है, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो अब 1:10 रेशियो बेसिस पे अमाउंट मिलता है. दो द कॉम्पिटिशन डिफर्स बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स मेजोरिटी गेट 35% जो ऑफ इशू होता है, मतलब 10,000 करोड़ का 35% ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाएगा. तो ये टेक्निकलिटीज़ है, उसमें हमें नहीं जाना. तो प्राइमरी मार्केट क्या है, जहाँ पे नई सिक्योरिटीज इशू होती हैं और सोल्ड करी जाती है पहली बार, और इसमें इशूअर्स कौन से होते हैं, कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट्स, राइट. और ये किस लिए, क्योंकि इन्हें रेस करनी होती है फाइनेंस को, और इनको खरीदता कौन है, हम जैसे इन्वेस्टर्स. अब इन्वेस्टर्स जो है, हमारे अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं. जैसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, QIBs की बात करें, राइट. तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं जो FIIs होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNIs. तो दीज आर दोज हु एक्चुअली पोर आउट मोर मनी कंपेयर टू अ रिटेल इन्वेस्टर. तो इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो ये ज़्यादा पैसे लगाते हैं. देर आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. तो ये हमारे QIBs होते हैं जो और ज़्यादा पैसे लगाते हैं. तो इन सबका एक पोर्शन होता है, मतलब अगर 100% कंपनी इशू करती है, उसमें से 35% मतलब रिटेल कैटेगरी के पास जाएगा, 15% शायद NNIs के पास जाता है, 50% QIBs के पास. तो इट डिपेंड्स. ऐसा नहीं है कि यही हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसी रिटेल को मिलेगा, ऐसी NNIs FIIs को मिलेगा, ऐसी QIBs को मिलेगा. डिपेंड करता है. ठीक है. प्राइमरी और सेकेंडरी का सिंपल सा मतलब है, प्राइमरी मतलब सिक्योरिटीज पहली बार इशू कर रहे हैं, और सेकेंडरी मतलब जो आपका ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी. ओके. जैसे अभी एक एग्जांपल इसमें है, टाटा टेक का IPO आया था. टाटा टेक का जो टेक्नोलॉजी का IPO आया है, जो जिनको वो अलॉट हुआ IPO, वो थे प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स. जैसे ही ये IPO क्या हुआ, प्लेस हो गया सेकेंडरी मार्केट में, तब हमने देखा कि इसके ज़्यादा बायर्स आने लगे, बहुत लोगों ने खरीदा. उसके बाद वो हर किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी आई उसको बाय करने की, सेल करने की. उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. The secondary market is where existing securities are bought and sold among investors. It provides liquidity to investors, allowing them to sell their securities to other market participants. तो एग्जाम्पल लेते हैं टाटा टेक का ही IPO. ओके. टाटा टेक के IPO का जो हमारे रिटेल के लिए जो प्राइस था, दैट इज 500 रुपीज़ का एक शेयर था. ठीक है. आपका जो लॉट था, लॉट साइज आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 90 शेयर्स होंगे. नहीं 90 नहीं, सॉरी 30 शेयर्स के अप्रॉक्स होगा, क्योंकि 15,000 के अप्रॉक्स अमाउंट बनता है और रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 30 शेयर का एक लॉट मिला था. एक लॉट खरीदना पड़ता है आपको 15,000 का. ये प्राइमरी इन्वेस्टर्स ने बाय करा. ओके. जब ये लिस्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारे लिस्ट किस पे होता है, लिस्टेड एंड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुआ तो इसका प्राइस चलेगा फ्रॉम ₹500 टू ₹1200 पर शेयर, ठीक है। मतलब 700 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हो गया। एंड अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दिस वुड कम आउट टू बी 36,000, मतलब 21,000 रुपये का फ़ायदा हो गया टू एन इन्वेस्टर। अब जैसे ये लिस्ट हुआ तो अब ये 36,000 का हो तो क्या है, बट यू हैव टू सेल इट आउट, आपको बेचना है। अदर यू कैन होल्ड इट, आप अपने पास रख सकते हो, आपको लगेगा इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, या आपकी गिर सकती है, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट मीट हो गया तो व्हाट यू डिड, आइदर यू सोल्ड सेल इट आउट ऑन द फर्स्ट डे और आइदर यू होल्ड इट। तो ये सेल किस में करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में। और यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन होते हैं, हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बायर और सेलर मीट करते हैं, ठीक है, बायर एंड सेलर्स मीट। अब बायर एंड सेलर्स मीट कर रहे हैं तो इधर जैसे अब किसी को टाटा टेक का शेयर लेना है, सो दे आर यू नो बेसिकली रेडी टू पे 1200 रुपीज़ एज वेल। उनको लगता है यहाँ से और ऊपर भी जाएगा, बट किसी को जिसको 500 रुपये में अलॉट हुआ है उसको लगता है कि 1200 इज इनफ। आई डोंट थिंक सो इट विल गो अप फ्रॉम हेयर, बट काफ़ी को लगता है इट विल गो अप फ्रॉम हेयर ऑल्सो, हेयर इवन। तो दे विल बाय इट एट 1200 रुपीज़ और आई दे विल वेट द प्राइस फॉर टू फॉल, ठीक है। बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर्स, इससे लिक्विडिटी मिलती है। अगर यहाँ पे हमारे स्टॉक एक्सचेंज का जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूँ, 7 करोड़ लोग हैं इंडिया में पार्टिसिपेंट्स, विच इज़ लेस गिवन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बट द नंबर इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर और ये नंबर और बढ़ता रहेगा। उसकी वजह से लिक्विडिटी आएगी एंड वी कैन से दैट देयर विल बी मोर पार्टिसिपेंट्स, मोर बायर्स, मोर सेलर्स एंड हेंस द लिक्विडिटी विल एनहांस। मतलब लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं किसी चीज़ को बेचना चाहता हूँ तो मैं कितनी जल्दी उसे बेच सकता हूँ, उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे जो स्टॉक मार्केट है वो भी हाईली लिक्विड है, बट और हाईली लिक्विड हो सकती है बिकॉज देयर आर सेटलमेंट डेज। आप जब ट्रेड करते हो तो T+1 नहीं तो ट्रेडिंग +2 2 दिन के बाद सेटल होगा, बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट से फिर सॉरी बैंक के बाद नहीं, पहले ब्रोकर के अकाउंट में आएगा, फिर ब्रोकर आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा। सो इट टेक्स अ वाइल, राइट। अब स्टॉक एक्सचेंज का इसमें एग्जांपल जो दे रखा है नैस्डैक, दीज आर यूएस स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये नैस्डैक भी यूएस का है, बट हमारे इंडिया में देर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो अर्लियर देर वर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, बट वो अब बंद हो गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज केम अराउंड इन 1992 एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केम अराउंड इन 1800 एंड दिस मेक्स इट द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। इन एशिया दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज अगर मैं बात करूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, राइट। I'm writing this oldest stock exchange. I hope that is clear. अब ओवर द काउंटर का क्या मतलब होता है, सी अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज की जहाँ पे बायर और सेलर आके मिल रहे हैं, बट यू नो देर आर बिग प्लेस क्यों किसकी हम बात करते हैं, दे आर बल्क बायर्स, ठीक है। ये हमारे जैसे 1,000 शेयर्स नहीं खरीद रहे, या फिर दे आर नॉट बाइंग 10,000 और सेलिंग 10,000 शेयर्स, दे आर बाइंग अ ब्लॉक मतलब अ ह्यूज क्वांटिटी। तो ये कभी कभार 1,00,000 शेयर्स की बात करी जा रही है, 2,00,000 शेयर्स की बात करी जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक की बात करी जाती है, मतलब एक मेजर क्वांटिटी को बाय करा जाता है। सो दिस डजेंट हैपन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज पे फायदा क्या है, दैट यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द अदर पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। लेट्स सपोज इफ आई हैव टू सेल टाटा टेक का ही आईपीओ जो मेरा लगा, लेट सपोज में से नहीं लगा, बट अगर मेरे को ये बाय सेल करना है 1,200 रुपये में, तो मुझे नहीं पता कौन खरीद रहा है, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि कौन बेच रहा है। सो बस द प्लेटफॉर्म एक्सचेंज नोज की कौन सेलर है कौन बायर है। बट अगर मैं को यही बात करूँ ओवर द काउंटर, जब मैं 1-1, 2-2 लाख शेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ओवर द काउंटर होता है, मतलब दोनों पार्टीज मिलती हैं वहाँ पे जाके अपने ये सेल करते हैं इनको, किसको, अगर मैं बात करूँ ये शेयर्स को, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होती है वहाँ एक सामने आमने होती है, 2 पर्सन मिलते हैं और काउंटर के ओवर वो पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो उनसे पैसे देंगे, उनको सिक्योरिटीज देंगे, और जब ये ट्रांसफर हो जाता है ये आपको मार्केट को नोटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सी दे वोंट गेट इट कि आपने ये कर लिया है। अब जब ये होता है तो यू हैव टू नोटिफाई द मार्केट दैट यू एक्चुअली डिड दिस ट्रांजेक्शन ऑफ दिस मच अमाउंट, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ट्रेडिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्चुअली में वॉल्यूम इज प्रेटी हाई, वॉल्यूम जो होता है हमारा बहुत हाई होता है ब्लॉक ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंडरी मार्केट।
ओके, अब जस्ट अ सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड, डेट मार्केट की। सी, डेट मार्केट in India hasn't grown much. I think I have told it this, like I have informed you guys earlier as well. अगर हम ग्लोबल बात करें तो डेट मार्केट इज एक्चुअली बिगर देन द स्टॉक मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में द स्टॉक मार्केट इज बिगर देन डेट मार्केट। तो उसके दो मेन रीज़न है। फर्स्टली इसको रेगुलेट करने की प्रॉब्लम है। अगर हम स्टॉक मार्केट की एक रेगुलेशन की बात करें तो सेबी कर रहा है उसको रेगुलेशन, वहीं पे डेट मार्केट की बात करें तो रेगुलेशंस इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई, इतना ब्रॉटअप नहीं हो पाए, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं बन पाए। अब इसमें होता क्या है, डेट मार्केट्स में बॉन्ड इशू करे जाते हैं। बॉन्ड भी एक पेपर की तरह ही है जहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, इतना इंटरेस्ट लिखा होगा, जो हमने ऊपर एग्जांपल दिए। बॉन्ड रिप्रेजेंट लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू इशूअर कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। मतलब बॉन्ड इशू हुआ है, 100 रुपये फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% पर एनम या फिर आपका 9% पर एनम। सी, अब हुआ क्या, डेट मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे डेट मार्केट में तो देर विल बी लिक्विडिटी, बट एज ऑफ नाउ देर आर नो मच प्लेयर इन्वॉल्व इन डेट मार्केट। उसकी वजह से लिक्विडिटी कम है और इसीलिए इंडिया में इतना एनहांस नहीं हो पाया। अब होता क्या है, सी गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट बॉन्ड जो आप बाय करते हो दे आर सिक्योर बिकॉज गवर्नमेंट वोंट रन आउट ऑफ मनी। बट ऐसा नहीं है। सी, एक गवर्नमेंट, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, एपी गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और सम अदर गवर्नमेंट एक्चुअली वेंट बैंकरप्ट एंड जितने भी जो उनके बॉन्ड्स के जो बायर्स है दे वोंट गेट देयर मनी बैक, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, दीज आर नॉट सिक्योर्ड। बेसिकली आप एक क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो विद अ गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, बट यू थिंक दैट यू विल गेट दैट मनी, ठीक है। अब कॉरपोरेशंस में तो और मुश्किल है कि अगर गवर्नमेंट में कभी कोई बैंकरप्ट हो सकता है तो कॉरपोरेशन में आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। तभी इनमें आपको रेटिंग्स मिलती हैं A++ जो रेटिंग्स होती है। मतलब ये जो बॉन्ड्स इशू कर रही है, जैसे लेट सपोज बजाज फाइनेंस की, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिल जाएंगे बाय करने के लिए। तो बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करो। तो जो इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं दे आर हायर देन वॉट गोइंग ऑन इन द मार्केट। लेट सपोज जो हमारे एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7% है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ऑफ अ गुड कंपनी वुड बी 9.5%। बट लेट सपोज कोई बेकार कंपनी है तो वो ज़्यादा परसेंटेज ऑफर करेगी बिकॉज वो क्या चाहती है कि आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। सो हाउ यू कैन लूर पीपल, मतलब अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करोगे तभी तो कोई आपकी कंपनी में आएगा जिसकी रेटिंग B- भी हो सकती है। मतलब ये बॉन्ड इतना सिक्योर नहीं है, राइट। बट जो सिक्योर कंपनीज का होगा वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस नहीं देगी, मतलब 2 या 2.5% का ही डिफरेंस है। बट अगर मैं किसी एक ऐसी अनसिक्योर्ड कंपनी की बात करूँ जिसके बॉन्ड्स भी अच्छे से रेटेड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा परसेंट रिटर्न की बात करेगी और क्या पता मिले क्या पता ना मिले। तो ये हमारी डेट मार्केट होती है विच इज़ अंडर डेवलप्ड, बट आई सी इन फ्यूचर ईयर्स डेट मार्केट टू एक्चुअली बी एट par with stock market, but that will take like few decades at least. But given the digitalization, given the more options that are coming in the market, we can do it, I guess, right? Next बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स की। तो डेरिवेटिव मार्केट्स जो होते हैं दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच डोंट हैव वैल्यू ऑफ देयर ओन बट दीज डिराइव वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अंडरलाइंग एसेट होता है। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे काफ़ी एग्जांपल होता है, गोल्ड होता है अंडरलाइंग एसेट। अब इनकी जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव मार्केट्स की, इनकी खुद से कोई वैल्यू नहीं होती, ये किसी अंडरलाइंग एसेट के थ्रू चल सकती है, गोल्ड से या फिर स्टॉक से या इंडेक्स से। इसमें ऑप्शन जो होते हैं दीज आर कॉल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, राइट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ पे अब समझते हैं कि डेरिवेटिव होते क्या। Derivative are financial instrument whose value is derived from an underlying asset, index or rate. They are used for risk management, speculation and investment purpose. अब पहला क्या है इसमें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट
एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि है क्या इसमें। एक फार्मर है, एक ट्रेडर है, दो लोग हैं। हेजर मतलब हेजर कौन होता है? जो अपना रिस्क जो है कम से कम करना चाहता है। अब एक फार्मर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि जब उसकी क्रॉप ग्रो कर जाएगी तो उसके पास मार्केट होनी चाहिए और एक अच्छा प्राइस होना चाहिए जिसमें वो अपनी क्रॉप को बेच पाए। तो यहाँ पे हमने एक वीट फार्मर का एग्जांपल ले रखा है। ट्रेडर क्या है? कमोडिटी ट्रेडर है जो फार्मर से सामान लेता है और आके मार्केट में बेचता है। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल केस क्या है? जब वो सस्ते में खरीदे और आगे मार्केट में बेटर प्राइस पे बेच दे। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्जाम्पल आप समझते हैं कि एग्जैक्टली चलता कैसे है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात करें? डेरिवेटिव मार्केट की। एंड दिस हैव ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया because you can make tons of lot of money and you can lose tons of lot of money as well. अब एग्जाम्पल में क्या है? फार्मर एक हेजर है, अपना रिस्क जो है वो कम से कम करना चाहता है, और ट्रेडर जो है वो किस लिए? वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेसिफाई करता है? दैट क्वांटिटी ऑफ वीट, मतलब 5000 जो है, अग्रीड प्राइस क्या है? $6 एंड द डिलीवरी डेट इज 3 months फ्रॉम नाउ। मतलब 3 महीने के बाद जो फार्मर है उसको 5000 वीट की क्वांटिटी देगा और उसको $6 पर वीट की क्वांटिटी का मिलेगा। ऑन द डिलीवरी डेट द फार्मर इज ऑब्लिगेटेड, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ऑब्लिगेटेड है, टू डिलीवर 5000 bushel ऑफ वीट टू ट्रेडर एट द अग्रीड प्राइस ऑफ $6 पर बुशल। अब यहाँ तक पहले पार्टीज का समझ लो, कौन कौन सी पार्टीज है? फार्मर है और एक ट्रेडर है, ठीक है। फार्मर एक ट्रेडर है, इसके पास क्या है? 5000 वीट, और ट्रेडर क्या बोल रहा है कि $6 दूंगा मैं तुझे 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद कह रहे हैं। अभी मार्केट में यू नो द प्राइस कुड बी एनीथिंग, $5 हो सकता है, $4 हो सकता है। अब 3 महीने के बाद फार्मर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसको ये ट्रेड करना ही करना पड़ेगा। अब ये फार्मर क्यों करेगा? सी, हो क्या सकता है? लेट सपोज फार्मर को लगता है कि इन फ्यूचर यू नो द प्राइस कुड फॉल, मतलब जो मेरे को $6 मिल रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा है, कहीं पता मार्केट का रेट $3 ना हो, तो मैं कम से कम सिक्योर रहूँ, तो मैं $6 पे डील कर सकता हूँ। और ट्रेडर के लिए इसमें क्या बेनिफिट है? ट्रेडर के लिए बेनिफिट क्या है कि कल को जब मार्केट में वो डील करने जाए उस दिन, तो उस दिन जो प्राइस होगा $6 से ज़्यादा होगा, तभी वो इस फार्मर के साथ डील में आ रहा है $6 के लिए। तो जो भी प्राइस डिफरेंस होगा दैट विल बी हिज इनकम, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वीट इज हायर देन $6 पर बुशल द ट्रेडर बेनिफिट, ठीक है। अगर उस दिन 3 महीने के बाद, लेट सपोज हम बात करते हैं अप्रैल 9th को, द प्राइस इज $8, तो अब फार्मर का तो $2 का लॉस हो गया, राइट? बिकॉज उसको तो अब कितने पे मिल रहा है, कितने पे बेच रहा है? वो $6 पे बेच रहा है, बट एक्चुअली मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है? $8, तो $2 का फायदा किसे हो गया? ट्रेडर को। बट वॉट इफ ऑन अप्रैल 9th द प्राइस यू नो एक्चुअली कम्स डाउन टू बी $4? तो यहाँ पे किसका लॉस? यहाँ पे किसका फायदा होगा? फार्मर का, क्योंकि उसे $6 मिल रहे हैं रादर देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ $4, तो ट्रेडर का नुकसान हो गया। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली एक का नुकसान एक का बेनिफिट होना है, बट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मतलब you come in a contract with a person, with a party, where you have to oblige with that order इन अ फ्यूचर डेट, और जो प्राइस होता है, क्वांटिटी होती है, पहले से स्पेसिफाई कर दी जाती है। और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? हमारा वीट का प्राइस, ठीक है, because they can sell the wheat in open market at a higher price. If the market price is lower, the farmer benefits because they get a guaranteed price for their crop. तो इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई होप विद एन एग्जांपल समझ में आ गया होगा फ्यूचर कैसे होता है। सिंपल है कि आपने एक दिन बैठ के प्राइस डिस्कवर करा, आपको लगता है फ्यूचर में इतना हो सकता है। ट्रेडर का भी बेनिफिट हो सकता था या फिर फार्मर का भी हो सकता है, तो दोनों केसेस है। 3 महीने बाद क्या होगा एक्चुअल प्राइस किसी को नहीं पता, तभी फार्मर क्या कर रहा है? हेज कर रहा है अपने रिस्क को। क्या पता उसका एस्टिमेट ठीक होता, क्या $3 ही हो जाता या $4 हो जाता, बट उसे 6 मिल रहे हैं, तो ही विल डेफिनेटली टेक दिस। तो उसको हेजर बोलते हैं। और ट्रेडर का मतलब क्या है? वो कमोडिटी ट्रेड करना चाहता है, मे बी उसे इससे लॉस हो गया बट किसी और से वो प्रॉफिट कमा ही लेगा। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है? बायर के पास एक राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय कॉल ऑप्शन और सेल पुट ऑप्शन। तो इसमें ऑपोजिट है। सिर्फ हम बात कर रहे थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यू हैव अ ऑब्लिगेशन, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म इट, ठीक है, उसे परफॉर्म ही करना पड़ता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, सो जो हमारे स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर प्रेटी एक्सपेंसिव। स्टॉक मार्केट्स में यू हैव टू बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉट्स में, एंड दे कॉस्ट अब ओवर एंड अबव लाख रुपीस, तो सस्ते नहीं होते, लॉट्स में बाय करना पड़ता है और वो इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, दे आर प्रेटी रिस्की, है ना। तो क्या होता है कि आपके लिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा है फ्यूचर मार्केट में। तो ये हमारा जो फ्यूचर का जो अगर हम बात करें तो दे आर प्रेटी एक्सपेंसिव। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके पास रिस्क जो है उससे कंपैरेटिवली कम है अगर हम बात करें फ्यूचर से। तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, एक है हमारा इन्वेस्टर, एक है हमारा राइटर, मतलब जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है। An investor believes that a stock of XYZ corporation will increase in value in the next 3 months. A trader is willing to sell call options on XYZ corporation stock to generate income. अब इसको विद एग्जांपल समझते हैं, बेटर रहेगा उस तरीके से। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल ऑप्शन, देखो होता क्या है, द इन्वेस्टर परचेज अ कॉल ऑप्शन ऑन XYZ corporation stock with a stock price of $50 and an expiration date 3 months from now। मतलब कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस जो है $50 का ले लिया एक कॉल ऑप्शन किसी भी कंपनी का, और 3 महीने के बाद वो कॉल ऑप्शन एक्सपायर कर जाएगा। इफ एट द एक्सपायरेशन डेट, मतलब 3 महीने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो 50 अबव से ऊपर है, $50 से ऊपर है, तो आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आपने क्या करा, आपने $50 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अब से कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए ना यू हैव टू पे प्रीमियम, यू हैव टू पे प्रीमियम, प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कॉल ऑप्शन ऐसी मार्केट में जाओगे खरीद लोगे, प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट $60, द इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक एट द एग्रीड प्राइस अपॉन $50 स्ट्राइक प्राइस एंड सेल इट इन द मार्केट एज $60। मतलब कहने का क्या मतलब है, आपने बोला कि 3 महीने के बाद $50 का वो प्राइस हो सकता है, ठीक है, तो आपने एक प्रीमियम पे कर लिया उस प्राइस पे बाय करने का, कि $50 पे मैं बाय करने का एक प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूँ, ओके। अब 3 महीने के बाद वो 50 की जगह $60 हो गया, तो आप क्या करोगे, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, इस चीज़ को बाय कर लोगे और वो आपको $50 में मिल जाएगा और आप $60 पे बेच दोगे, तो आपको $10 का फ़ायदा होगा। अब $10 का एग्जैक्ट फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज आपने जब ये ऑप्शन $50 का बाय करने का लिया होगा तब आपने $2 या कुछ प्रीमियम भी पे करा होगा, तो मतलब ओवरऑल आपको $8 का फ़ायदा हुआ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट $60, इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक एट एग्रीड प्राइस $50 स्टॉक प्राइस एंड सेल इट एट द मार्केट एट $60, मेकिंग अ प्रॉफिट। $10 प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज यू हैड पेड सम प्रीमियम। If the market price is below $50 at expiration, the investor is not obligated to exercise the option and they may choose not to do so, ठीक है। मैक्सिमम लॉस इज प्रीमियम, मतलब कहने का क्या मतलब है, आपने एक ऑप्शन खरीदा है कि आप $50 का बाय करोगे आज से 2-3 महीने बाद या नहीं, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है दैट इज योर, यू नो व्हाट यू कैन से, एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट है आपके पास। अगर सिंपल सी बात करूं, मेरे पास कॉल ऑप्शन है, मतलब मैं लूं या ना लूं, मेरे पास बाइंग का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने सोचा कि जो स्टॉक का प्राइस जो है 3 महीने बाद $50 का होगा, ओके। 3 महीने के बाद वो $60 का ट्रेड कर रहा है, और जब मैंने $50 का लिया तो मैंने कुछ प्रीमियम पे करा है इसको बाय करने के लिए, ठीक है। $60 का वो ट्रेड कर रहा था 3 मंथ्स आफ्टर, तो मेरा कुछ प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो मैं इसको ये बाय कर लूंगा, मतलब इस चीज़ को एक्सरसाइज करूंगा, मतलब ये $50 वाली चीज़ खरीद लूंगा और इसको 60 में बेच लूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा उसमें से सिर्फ ये प्रीमियम लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले पे कर दिया। अब दूसरा केस क्या है कि मैंने $50 का ऑप्शन खरीद लिया। ऑप्शन मतलब ये मैंने पूरा स्टॉक नहीं खरीदा, ये समझना है। लेट सपोज वो $50 का स्टॉक मैं अगर खरीदता हूँ लॉट में, 30 लॉट का खरीद रहा हूँ, तो मेरे $15,000 लगने चाहिए थे, बट वो मुझे 30 लॉट का जो ऑप्शन है वो मुझे $2 पर लॉट मिल रहा था। मतलब मेरे को आप $60 का $60 पे मुझे इतना ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिल रहा था, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि मैं $60 दे के ये इस चीज़ को बुक कर सकता हूँ कि मैं 3 महीने बाद इसे $50 में खरीदूँ या ना खरीदूँ। अब होता क्या है, 3 महीने बाद इसका प्राइस हो गया 40, तो मुझे ये स्टॉक
$50 में खरीदने का क्या फ़ायदा ही किया कि जब 40 का मार्केट में मिल रहा है। तो ये मैं ऑप्शन क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा। मतलब ये जो मैंने ऑप्शन रखा था, एक राइट तरीके से बाय करा था कि मैं इसको स्टॉक को 3 महीने के बाद $50 का खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, वो राइट मैं कैंसिल कर दूंगा और जो मेरा सिर्फ प्रीमियम है, प्रीमियम ही लूज करूंगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में कहने का ये मतलब है, यू हैव द राइट, यू हैव द ऑप्शन, यू कैन बाय इट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर से ऐसे डिफरेंट होता है। अब क्विकली बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की। सी बेसल नॉर्म्स क्या है, बेसल अकॉर्ड जो है वो डेवलप करे गए थे इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के। अब बैंक जो है हर जगह सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री में है, बट उनमें कुछ वेराइटी या वेरिएंस ना आने की वजह से जो रूल्स रेगुलेशन है वो काफ़ी सिमिलर होने चाहिए, मतलब एक ग्लोबल बैंकिंग बने, बहुत डिफरेंट ना हो। तो बेसल नॉर्म्स एस्टैब्लिश करे गए थे। ठीक है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दिस इज इम्पोर्टेंट, BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ग्लोबल कमिटी है। ऑथराइज किसे करा था, बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बिकॉज एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ भी एंगेज होती है। तो वहां से हम कैसे एंगेज करते हैं, जब इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता है तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग हैज टू बी डन विद बेसल नॉर्म्स। ठीक है, बेसल नॉर्म जो है 3 पिलर्स करती है। सबसे पहला है बेसल 1 1988, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बेसल 1 कब आया था, 1988 में 1988 में आया था। फोकस क्या है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। इसका फोकस किस पे था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब हर एक बैंक मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रखे टू कवर देयर रिस्क वेटेड एसेट। मतलब अगर आप लेंडिंग कर रहे हो तो आप ऐसे ना हो कि फ्री में लेंडिंग करते रहो, दूसरों को पैसे बांटते रहो। कोलैटरल रखना ज़रूरी है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे, कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करोगे, सो देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। तो 1988 कैपिटल एडुकेसी रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल होना चाहिए जिससे वो अपने एसेट्स को कवर कर पाए। बेसल 2 कब आया, 2004 में, 1988 में फर्स्ट आया। इसने 3 पिलर्स की बात करी कि मिनिमम कैपिटल, कैपिटल देखो ये फॉलो अप होता रहेगा, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी करनी चाहिए और मार्केट में डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब कहने की ये बात है, पहले आप पैसा मेंटेन करके रखो, उसके बाद सुपरवाइज करो उस पैसे को और डिसिप्लिन बना के चलो। 3 पिलर्स है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, मिनिमम कैपिटल, उसको सुपरवाइज करो, फिर डिसिप्लिन फॉलो करो। अब क्या है, हमारे जो है रिस्क जो है, सेंसिटिविटी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते थे क्योंकि मार्केट में ना बहुत स्कैम्स आने लगे थे। जो ट्रेडिंग की बात करें, इंडिया में बात करें, बहुत सारे मेजर मेजर स्कैम्स जो अनर्थ होने लग रहे थे, तो उसकी वजह से ग्लोबल सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, बैंकों की पोजीशन बहुत स्ट्रेस आउट हो गई थी। इसका फोकस किस पे था कि हम जो रिस्क जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क जो है बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, एक कैपिटल का बफर मेंटेन करके रखना है और हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। दैट वाज द पार्ट ऑफ बेसल 2। ठीक है, 3 पिलर्स, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी एंड डिसिप्लिन। राइट, इसको याद कर लेना, 2004 में आया था। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वन जो हमारा बेसल 3 2010 में आया था। दिस फॉलोड अप आफ्टर 2008 मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारे आए थे। अब इसमें इन्होंने बात करा कैपिटल एडुकेसी, लिक्विडिटी रिस्क, लेवरेज रेशियो, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। ओके, introduce more stringent capital and liquidity requirements aiming to prevent a repeat of 2008 financial crisis. As you know, globally बहुत मेजर क्राइसिस आ गए थे 2008 में, तो उसको वापस ना दोहराना पड़े, इसके लिए हम लाए थे बेसल 3 के नॉर्म्स। इसमें उन्होंने कहा था आपको लिक्विडिटी पे ध्यान देना है, आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो तो हमारी तब से चल रही है बेसल 1 से। लेवरेज रेशियो मतलब अगर आप कुछ लेंड कर रहे हो तो उसके बदले में व्हाट आर यू कीपिंग एट सिक्योरिटी। पहले क्या हो रहा था, यूएस में मॉर्टगेज लेंडिंग जो हो रही थी तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली हो रही थी, एवरीवन वाज परचेजिंग अ हाउस और उनके बदले में हाउसिंग लोन ले रहे थे, बट दे डोंट हैव एडुकेट कोलैटरल नहीं था उसके लिए, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी। उसको इग्नोर करने के लिए उसको इग्नोर ना करा जाए, उस पर फोकस करने के हमने बात करी थी। तो स्ट्रेंथन रेजिलियंस ऑफ बैंक, प्रमोटिंग रिस्क सेंसिटिव कैपिटल बफर्स, एड्रेस लिक्विडिटी एंड लेवरेजेस रिस्क, हमारे बेसल 3 के मेन 2010 में नॉर्म से। सो यू हैव टू फोकस अपॉन कि क्या क्या थे। 1988 बेसल 1 कैपिटल एडुकेसी रेशियो, 9 फिर 2004 में हमने बात करी थी 3 पिलर्स की, कैपिटल, मिनिमम कैपिटल और उसके बाद सुपरवाइजरी और डिसिप्लिन। फोर्थ में हमने जो बेसल 3 में जो 2010 में आया कैपिटल एडुकेसी,
liquidity risk, leverage ratio and counterparty credit risk. Okay, so that brings me towards the end of the video. आज की वीडियो में we have discussed बहुत सारी चीज़ें. We started with money market instruments, जिसमें वी डिस्कस्ड ऑल वेराइटी ऑफ इट, जिसमें हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, राइट. सो हमने बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स. उसके बाद हमने बात करी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, जो हमारे लॉन्ग टर्म्स होते हैं. उसमें हमने बात करी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. वी डिस्कस्ड ऑल इन डिटेल. सेकेंडरी में हमने उसके बाद हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी में हमने बात करी. फिर उसके बाद हमने डेट मार्केट्स की बात करी. उसके बाद हमने डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करी. सो वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम इन ह्यूज डेप्थ और इन ह्यूज डिटेल, राइट. तो अगर मैं बात करूं, हमने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है कवर कर लिया है, right, of the money market and the capital market instrument. And towards the end we discussed about Basel norms as well. तीनों Basel norms को भी discuss करा है in this video throughout, right. So if you want to enhance your UGC NET paper 1 preparation and if you are not able to figure it out कि कहाँ से पढ़ना है, so we have the solution for it. What you have to do is basically WhatsApp on this number 9873 907600 WhatsApp करना, and you can claim your UGC NET essential ebook for all 10 units, right. So basically what you have to do is WhatsApp on this number and you can claim your ebook, free ebook, जिसमें detail में सारे notes हैं and that is free. So why not try it out, okay. And thank you all for joining this session and for the wonderful appreciation of the app that is available on the Play Store. If you haven't downloaded it yet, you can download it from the link in the description given below. And we have been rated 4.83, which is humongous for us, and thank you for all the love and appreciation that you have been giving. And if you are watching us for the first time, do give it a like, or if you have been a regular watcher, even then give a like and subscribe to the channel if you haven't already. Share this video with your friends and all the aspirants who are preparing for UGC NET, and subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with the next video you get notified for the same. So thank you all for joining in this video. I hope this video was useful for your examination preparation, and once again, if you have any doubt or query, mention in the comment section.